हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैंने अभी हाल ही में जो यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया है उसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। उससे पहले जो आरएस 2018 का रिजल्ट आया था उसमें मैंने 12वां स्थान हासिल किया था। और अभी जो आपका आरएस प्रीलिम्स हुआ है, अभी तक आपने 2 दिन में आराम से अलग अलग कीज से अपने नंबर्स को मिला लिया होगा और अब आपको एक रेंज पता चल गई होगी। आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल सकते क्योंकि जो 3-4 क्वेश्चन है उनके अंदर विवाद चलता ही रहेगा। जो सौर वेधशाला वाला क्वेश्चन है जो पिछले साल भी विवाद में था, इस साल भी विवाद में है। जो पाली लिंगानुपात वाला क्वेश्चन है वो भी इस साल भी विवाद में है। तो मतलब वैसे क्वेश्चन कुछ विवाद में रहेंगे। और मतलब कि अब आरपीएससी की जब ओरिजिनल आंसर की आएगी उसके बाद आपकी एक रेंज पता चल सकती है कि सर मेरे 70 से 75 के बीच में बन रहे हैं या 85 के बीच में। तो जो एक दो नंबर है या एक दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैं आरएस के प्रीलिम्स के बाद ये सिचुएशन में फेस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आरएस प्रीलिम्स अब हो गया है तो अब क्या करें सर। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो अब 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं इस समय। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिलो 70 है। तो जो बिलो 70 है वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेस है। अब मैं आपको किसी प्रकार से कोई ऐसे सांत्वना नहीं दे सकता क्योंकि ये पेपर है, इसमें अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो कट ऑफ है वो थोड़ी हायर एंड पे जाएगी। तो बिलो 70 किसी भी हालत में कोई जाने के चांसेस नहीं है। तो जो बिलो 70 वाले स्टूडेंट हैं उनको अब क्या करना चाहिए, यदि उनको लगता है कि हाँ वो आरएस ही बनना चाहते हैं और इस बार कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ रिवीजन नहीं कर पाए या गलत स्ट्रेटेजी थी या सही से टॉपर्स की गाइडेंस नहीं मिल पाई, उसकी वजह से यदि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो अब वो क्या कीजिए कि अगला आरएस आने वाला है उसकी अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। क्योंकि यदि आपके 70 से कम मार्क्स हैं इस पेपर में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन में दिक्कत है। तो जो 70 से कम मार्क्स हैं उनको मैं ये भी सजेशन नहीं दूंगा कि जो अभी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके साथ आप अपने मेंस की तैयारी कीजिए। नहीं, आपके ना अभी भी थोड़ा फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा और अभी से आपको क्या करना है, अपना फंडामेंटल और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 से 90 के बीच में है। अब 70 से 90 के बीच में मानिए किसी के 75 मार्क्स हैं तो वो प्रिपरेशन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए उसके 2 क्वेश्चन उसके फेवर में चले जाते हैं तो 70-80 मार्क्स के आसपास आ गए और कट ऑफ उतनी भी रह सकती है, 80 के अराउंड भी रह सकती है। इसलिए जो 70 से 90 के बीच में है उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। उन्हें अपने आप को 15 दिन के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा कि हम तो 100+ मार्क्स ला रहे हैं। ये आप 15-20 डेज जो इंपॉर्टेंट है, जब तक आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। आपके चाहे कितने भी मार्क्स आए अपने आप को बोलिए कि मेरे 100+ आ रहे हैं और मुझे आरएस मेंस की तैयारी करनी है। क्योंकि आप इस रेंज में हैं तो जरूर ऐसा है कि आपके जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल्स हैं वो सही हैं। और जब आपके फाउंडेशन और फंडामेंटल सही हैं तो अब आपको क्या करना है, मेंस वालों के साथ ही अपनी पूरी मेंस की तैयारी करना है। चाहे रिजल्ट कैसा भी रहे, आप फेल हो या पास हो, आपको इस साल मेंस के साथ, जब ये मेंस होने की संभावना है जनवरी फरवरी में, तब तक आपको भी अपनी मेंस की तैयारी पूरी करनी है। लेकिन आप 15 से 20 दिन तक किसी फेसबुक पे जाके किसी क्वेश्चन के ऊपर विवाद मत कीजिए। आप ना मतलब आप आपके कहने से आरपीएससी चेंज भी नहीं करने वाली है। आरपीएससी तो डिसाइडेड कर चुकी है कि उसे कौन सा आंसर रखना है। तो आप इन विवादों में मत कीजिए, अपने आप को एक इल्यूजन के उसमें ले जाइए दायरे में और आप ना पढ़ना स्टार्ट कीजिए उनकी तरह। अब जो तीसरी कैटेगरी है 90+, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 85 से 90 के बीच में रहेगी। तो जो 90+ है मैं उनको सेफ मानता हूं और जो 90+ है उनको तो अब जुट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी फाइट किन से होने वाली है, आपकी फाइट उन्हीं से होने वाली है जो सारे 90+ है। और मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि आपकी फाइट उनसे होने वाली है जो 130+ है, आपकी फाइट उनसे होने वाली है जो 140+ है। और आपको लग रहा होगा कि इस पेपर में 140+ नंबर नहीं आए हैं, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों के 140+ नंबर आए हैं। तो 140+ वालों से आपको फाइट करना है तो अभी से आपको एक अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अब जो 90+ और जो 70+ है उनके लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको सबसे ज्यादा ना, मतलब अब क्या करना है, एकदम सही से रिसोर्सेज सेलेक्ट कीजिएगा। एक भी ना गलत रिसोर्स आपने पढ़ लिया ना तो आपका ना ये जो बहुत कीमती टाइम है ना ये खराब हो सकता है। अब देखो, एक मार्केट जिधर भाग रहा होगा ना
कि इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, वो मार्केट ना हमेशा सही नहीं हो सकता। यदि मार्केट ही सही होता ना तो कट ऑफ बहुत हाई जाती। क्यों? एक ही कोचिंग के यदि नोट्स 20,000 लोग पढ़ेंगे तो वो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट करेंगे। नोट्स आप उस कोचिंग को एज ए रेफरेंस मटेरियल ले सकते हो, लेकिन आपको उस पर बेसिक बुक्स का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, जो मैं आपको बुक लिस्ट हर टॉपिक की अलग से बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको यहाँ से करना है। और अब आप एकदम जिद्दी बनिए, अगला 3 महीने आपको एकदम जिद्दी बनना पड़ेगा और मैक्सिमम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैं सबसे बढ़िया प्रैक्टिस मानता हूं जो आप 3-4 लोगों के ग्रुप में होगी। किसी भी टेस्ट, अब आप ना किसी भी ना टेस्ट सीरीज में जाओगे और आप ऐसे सोचो कि मैंने टेस्ट सीरीज में 10,000 रुपए जमा करा दिया, अब मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स अपने आप बढ़ जाएंगी, ये आपकी एक मिथ है। आप है ना कोचिंग में किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, उसके 3-4 फिक्स जो है ना कमेंट्स हैं मैं आज बता देता हूँ और आपको वही देखने को मिलेंगे कि आपका प्रयास अच्छा है, जारी रखिए। जो आपका सिलेबस के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है, पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, अंतिम समय तक प्रयास करते रहिए। इस तरीके से जो 6-7 फिक्स कमेंट्स हैं जो हर कोचिंग वाला लिख देता है, किसी भी कोचिंग वाले को ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट करे। तो इसलिए मेरी यही एडवाइस है कि आप अपना एक 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए जिनके अच्छे पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं, उनमें से जो नेगेटिव लोग हैं उनको बाहर कीजिए, पॉजिटिव लोगों को अपने पास रखिए और डेली ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि हम 10 क्वेश्चन लिखने वाले हैं, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स लिख देंगे, 3 क्वेश्चन जो 5 मार्कर लिख देंगे, 3 क्वेश्चन 10 मार्कर लिख देंगे। और अपना एक अलग से टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम टेबल को हम फॉलो करते जाएंगे और है ना मतलब कि इस टाइम टेबल को यदि मैंने फॉलो किया तो इतने दिनों के अंदर मेरा सिलेबस होगा, हर दिन मैं 3-3 ये क्वेश्चन लिखूंगा, एक दूसरे को मतलब कि बताइए। अब आपका फ्रेंड आपकी गलती आपके मुंह पे बता पाएगा कि आपने ये गलती की है, आप अगले दिन उसको सुधार पाओगे। टेस्ट सीरीज के साथ दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी, आप आज टेस्ट देके आते हो, आज टेस्ट दिया आपने, उसके बाद आके आप उस टेस्ट को देखते नहीं हो और वो टेस्ट कॉपी आती है 10 या 12 दिन बाद। जब 12 दिन बाद आती है तो आपको ये भी याद नहीं रहता कि मैंने वो आंसर क्यों लिखा था। और अब आपको ना गलती भी ना नहीं पता चलेगी क्योंकि मैंने तो आपको जो टेस्ट सीरीज के कमेंट्स हैं वो आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, तो वो वैसे ही कमेंट्स आएंगे। कभी आपको कोई ये नहीं बताएगा कमेंट्स क्या होते हैं। देखो आंसर राइटिंग के कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स ये होते हैं कि आपने ये आंसर लिखा है तो वो बताएंगे कि भाई इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत है, स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है, वो बताएंगे कि आपका ऑर्गेनाइज नहीं है, वो बताएंगे कि इसमें फ्लो नहीं है, फ्लो है तो इसमें ना मतलब जो आपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं उनको आपने डेटा से बैकअप नहीं किया, ये आर्ग्यूमेंट आपका बिना डेटा के बैकअप किए और यहाँ पे ये डेटा लिख सकते थे। मैं आपकी आंसर राइटिंग पे एक और क्लास लूंगा और उसके बेसिस पे आप ना एनालिसिस कर सकते हैं अपना। आपको मैं बता रहा हूँ कि ना किसी भी प्रकार की कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप अपने लिए ईमानदार हैं। हम क्या करते हैं कि हमें अपने लिए ईमानदार नहीं होते, जो भी हम लिख के आ जाते हैं हम वो सोचते हैं कि वो तो वर्मा जी का उत्तर है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इस एक बार इस कंसेप्ट से आप बाहर आइए। आप एकदम जो आपने जॉन रोल्स का कंसेप्ट सुना होगा अज्ञान के पर्दे पे, आप अज्ञान के पर्दे पे चले जाइए कि ये जो क्वेश्चन लिखा है ये किसी अननोन ने लिखा है, मैं एक एग्जामिनर हूं, मैं अब चेक करूंगा कि इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, इसके कंटेंट में कोई दिक्कत है, इसके फ्लो में कोई दिक्कत है, या इसमें ना कंसेप्चुअल एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो कमजोर है, या इसको फैक्चुअल बैकअप किया गया है वो कमजोर है, इनोवेशन किया गया है या नहीं किया गया, सही शब्दों में लिखा गया है, जो क्वेश्चन का मर्म है उसको बताया गया है या नहीं गया, या दूसरे स्टूडेंट इसमें क्या अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस आपका एक अच्छा दोस्त कर सकता है। आप बताइए, एक मैं इंडिविजुअल हूं, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तो मैं आपसे किसी भी प्रकार का लगाव कनेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं आपकी कॉपी में उतने अच्छे कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको यही करना है, डेली आंसर राइटिंग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और एक साइंटिफिक मेथड बताइए। साइंटिफिक मेथड पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो 4 प्रोसेस होती है कि आप एक रॉ डेटा को कलेक्ट कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, उसको रिटेन कीजिए, रिवीजन कीजिए और लास्ट में आउटपुट कीजिए। अब जो ये मेंस का जो पेपर है ना उसमें ना आउटपुट की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने आपको पहले साइंटिफिक स्टडी का पहले बताया था कि आपको ना रॉ डेटा लेना है, रॉ डेटा से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाइड डेटा बनाना है, उस सिंप्लीफाइड डेटा को आपको रिटेन करना है, मतलब कि मेमोराइज करना है, और अब उसको क्या करना है, आउटपुट करना है। आउटपुट का मतलब होता है टेस्ट सीरीज देनी है। ये एक 4 स्टेज प्रोसेस है। अब आप जिससे भी सुनोगे ना बस एक ही बात कहता हुआ मिलेगा, बस सारे दिन उत्तर लिखते रहो, उत्तर लिखते रहो, उत्तर लिखते रहो। अरे ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। आपको पूरे दिन में इन चारों प्रोसेस के अंदर आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा।
इस प्रोसेस में आप है ना टाइम डिवाइड करो। अब हमारे पास दो ही डाउट होते हैं, जितने भी मैंने कमेंट सेक्शन में डाउट देखे हैं, या तो रो डेटा सर कौन सी बुक पढ़े, या दूसरा डाउट है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, कहाँ से करें और कितनी करें, ये भी नहीं पता। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन चारों स्टेप के ऊपर पूरा प्रोसेस पे ध्यान देना है। अच्छा रो डेटा सेलेक्ट करना है, उसको पढ़ना है, फिर सिंप्लीफाइड डेटा करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, किसी टॉपर के नोट्स नहीं, खुद के नोट्स बनाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फिर उसको रिटेन करने के लिए रिवीजन करो, उसके रिवीजन जो निमोनिक्स वगैरह का यूज करो। फिर आउटपुट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हो, किसी और को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इन चारों मेथड के चारों स्टेप्स के ऊपर पूरा आपको ध्यान देना है। इस तरीके से नहीं करना कि केवल है ना अंधाधुंध किसी ने बोला कि प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग की, तो प्रैक्टिस करने लगे। किसी ने बोला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो पहले दिन जाए और अपनी हार्ड अर्न मनी होती है उसको जाके कोचिंग वालों के थमा दिया कि लो साहब कोचिंग वालों आप तो रखो, हम तो आपके लिए कमा के आए हैं। फिर 2 टेस्ट के बाद है ना कोई देने नहीं जाता। तो यदि आप चलो आपने ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आपने ना किसी कोचिंग को 10,000 रुपए दे दिए ना, तो अपने आप से कसम खा लो कि 10,000 रुपए दिए है ना तो सारे के सारे टेस्ट ना मैं दे के आऊंगा। और यदि सारे टेस्ट नहीं दे के आए ना तो मतलब जो 10,000 रुपए है ना वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सारे तो एकदम सभी टेस्ट दे के आओगे आप। ठीक है, और सभी टेस्ट के बाद ना सभी डिस्कशन सुनोगे उनके, जो उन्होंने डिस्कशन किए हैं वो सारे डिस्कशन सुनोगे। ठीक है, सारे उनके मॉडल आंसर पढ़ोगे। और आप ना मतलब एक और जो कोचिंग वाले क्या कराते हैं ना कि जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं ना उनसे ना कॉपियां चेक करवाते हैं। तो आप क्या करोगे, फैकल्टी से बात करोगे, फैकल्टी से। अब जाके ना आपको अब पूरी कॉपी आपकी कोई चेक नहीं कर सकता, लेकिन आपके ना मतलब कि यदि एक पेपर के अंदर 50 के आसपास 60 के आसपास क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन है ना आपकी फैकल्टी चेक कर सकता है। वो 10,000 रुपए किस लिए ले रहा है, यहाँ पे कोई भंडारा नहीं लगा हुआ। तो आप है ना ये फैकल्टी के पास बैठ के सर अब मेरे सामने बैठिए, बताइए मैंने क्या गलती की, और आप यदि पेपर के अंदर होते तो आप किस तरीके से आंसर चेक करते, तब आपको पता चलेगा कि यार ये जो टेस्ट सीरीज है वो तो बच्चे चेक कर रहे हैं, इसीलिए जो 5-6 रटे रटाए कमेंट्स है वो ही कर रहे हैं। तो अब ना थोड़ा सा जागरूक होइए, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप इतने स्मार्ट स्टडी कीजिए, वो मतलब कि बेसिक वो पुराने वाला तरीका नहीं। मैंने बोला कि जाओ एक टेस्ट सीरीज लिखो, उसको अंधाधुंध टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं। सही से पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को समझो कि पढ़ाई की प्रोसेस क्या होती है, सभी स्टेप्स को अच्छा अच्छा टाइम दो, आउटपुट करो, अपने दोस्तों के साथ करो, टेस्ट सीरीज दो, सभी टेस्ट देख जाके आओ, डिस्कशन अटेंड करो, मॉडल आंसर पढ़ो, उनके मॉडल आंसर से कंपेयर करो कि हम कितना दूर हैं, कितना पास हैं। और एक है ना फैकल्टी के साथ डिस्कशन बहुत जरूरी है कि सर आप बताइए कि आपने किसी टॉपर की कॉपी देखी, उस टॉपर की कॉपी में क्या था, मेरी कॉपी में वो क्या नहीं है। क्योंकि फैकल्टी होगा उसने लास्ट ईयर के टॉपर्स को भी देखा होगा, इस साल के अच्छे जो स्टूडेंट हैं उनको भी देख रहा है, और वो आपको भी जानता है, इन तीनों को कंपेयर कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यदि कोई कोचिंग कहती है कि हम फैकल्टी डिस्कशन नहीं करवा सकते तो आप किसी दूसरी कोचिंग के पास जा सकते हैं। ठीक है, भीड़ में नहीं भागना, खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है और खुद को सेलेक्ट कराना है, और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट कराना है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वहाँ से अच्छी अच्छी रैंक आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।